नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के उस अल्टीमेट रोड मैप की जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक परफेक्ट चीट शीट का काम करता है। सोचिए, हजारों साल के इतिहास को डेटा से भरे एक सोर्स से निकालकर एक ऐसी क्लियर और विजुअली एंगेजिंग यात्रा में बदल दिया गया है जिसे समझना बेहद आसान है। तो चलिए इस स्ट्रक्चर्ड सफर पर चलते हैं। सोर्स मटेरियल ने इस पूरी यात्रा को बड़े ही शानदार तरीके से 3 अलग-अलग भागों में बांटा है। एग्जाम की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए दिमाग में एक क्लियर मेंटल सिलेबस सेट करने के लिए ये फ्रेमवर्क सच में एक ठोस बुनियाद बनाता है। और इस रोड मैप का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पहला, प्राचीन इतिहास। दूसरा, मध्यकालीन इतिहास। तीसरा, आधुनिक इतिहास। और आखिर में द फ्रीडम स्ट्रगल यानी स्वतंत्रता संग्राम। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले दौर की तरफ, यानी प्राचीन इतिहास। करीब 2500 बीसीई, जब इस उपमहाद्वीप में सभ्यता ने अपना आकार लेना शुरू किया था। हमारी इस हिस्टोरिकल आर्क की शुरुआत इन्हीं प्राचीन स्रोतों और टेक्स्ट बुक हेडिंग से होती है, जो हमें बताते हैं कि हमारा इतिहास आखिर शुरू कहाँ से होता है। अब इस दौर की जो चीज़ वाकई हैरान करती है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जबरदस्त अर्बन प्लानिंग। एक तरफ हड़प्पा और मोहनजोदारो हैं, तो वहीं गुजरात के लोथल में मिला डॉकयार्ड इस बात का पक्का प्रमाण है कि उस वक्त भी समुद्री व्यापार कितना आगे था। साथ ही कालीबंगन में मिले जोते हुए खेत दिखाते हैं कि एग्रीकल्चर तब भी कितना एडवांस था। इंडस वैली से आगे बढ़ते हुए जब हम लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं तो दार्शनिक विचारों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। क्या आपको पता है कि हमारा आज का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते सीधे इसी दौर के मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह दर्शाता है कि उस समय आत्मा और ज्ञान की खोज कितनी गहरी हो चुकी थी। और फिर 600 से 300 बीसीई के आसपास दार्शनिक विचारों की एक बिल्कुल नई लहर आई। ये ओवरव्यू बुद्धिज्म के 4 आर्य सत्यां और जैनिज्म के 3 रत्न के बीच के फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही शानदार तरीके से आमने सामने रखता है। यहाँ से शुरुआत होती है भारत के महान साम्राज्यों की। सम्राट अशोक का सारनाथ स्तंभ देखिए, जिसका चक्र आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। इसके बाद हम आते हैं गुप्त वंश पर, जिसे स्वर्णकाल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। यहीं समुद्रगुप्त को उनकी विजयों की वजह से नेपोलियन ऑफ इंडिया का खिताब मिला और कला तथा विज्ञान अपने चरम पर थे। इसके बाद सिलेबस का दूसरा बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट आता है, यानी मध्यकालीन इतिहास। ये वो दौर है जो 600 सीई से 1857 सीई तक चलता है। राजपूत वंशों के शासन के बाद सल्तनत और मुगल साम्राज्यों का उदय होने वाला था। ये आगे का हिस्सा उसी ट्रांजिशन को मार्क करता है। इस प्योर कल में एक साल बहुत ही क्रूशल है और वो है 712 सीई। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तो उसने भारत में इस्लाम के आगमन को निश्चित कर दिया और आने वाले इतिहास की दिशा ही बदल दी। आइए अब इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, जहां दिल्ली सल्तनत के 5 वंश एक के बाद एक आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई गुलाम वंश की नींव से लेकर खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में इब्राहिम लोदी की हार तक ये सत्ता और शासन का एक लंबा अनवरत दौर था। लोदी वंश के एंड के बाद एंट्री होती है विशाल मुगल साम्राज्य की। 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर की जीत से लेकर औरंगजेब के शासन तक ये साम्राज्य काफी लंबा चला। साथ ही शाहजहां का ताजमहल और लाल किला इस युग की कल्चरल और आर्किटेक्चरल हाइट्स को साफ दर्शाते हैं। मध्यकालीन दौर के बाद हम अपने इतिहास के तीसरे बड़े ब्लॉक में आते हैं, आधुनिक इतिहास। यहां आते आते एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल नक्शा पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने वाला था। ये मॉडर्न हिस्ट्री का आगाज उस बड़े बदलाव को मार्क करता है जहां क्षेत्रीय साम्राज्यों का युग धीरे धीरे यूरोपियन कॉलोनियलिज्म में तब्दील हो रहा था। इस टाइमलाइन पर विदेशी ताकतों की एंट्री को ट्रैक करना बेहद दिलचस्प है। 1498 में वास्को ड गामा के आने से लेकर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तक। लेकिन असली गेम चेंजर थे 1757 का बैटल ऑफ प्लासी और 1764 का बक्सर का युद्ध, जिन्होंने बंगाल में ब्रिटिश प्रशासन को बिल्कुल पक्का कर दिया। ब्रिटिश राज को समझने के लिए गवर्नर जनरल्स के कार्यकाल को देखना जरूरी है। अब लॉर्ड डेलहाउजी को ही ले लीजिए। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ जैसा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हीं के दौर में शुरू हुआ। उसी तरह लॉर्ड विलियम बेंटिक जैसे प्रशासक थे जिन्होंने 1829 में सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त किया। और अब हम पहुंचते हैं आधुनिक दौर के सबसे अहम हिस्से पर, जिसे इस सिलेबस में एक बिल्कुल अलग जगह दी गई है, द फ्रीडम स्ट्रगल।
यानी हमारा स्वतंत्रता संग्राम। इस दौर में 1857 का साल एक मॉन्यूमेंटल टर्निंग पॉइंट था। मेरठ में कार्ट्रिजेस के विवाद से शुरू हुई ये क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बनी, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का हमेशा के लिए अंत कर दिया। यहां से मास मूवमेंट्स की एक तेजी से आगे बढ़ती हुई कड़ी बनती है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से शुरू होकर 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1930 का दांडी मार्च, 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट और आखिरकार 1947 की आज़ादी, ये लड़ाई की एक लगातार यात्रा थी। इस पूरे नैरेटिव में एक नई ऊर्जा भरने के लिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी का वो शक्तिशाली नारा याद कीजिए, करो या मरो। ये सिर्फ चंद शब्द नहीं थे, बल्कि पूरे देश के गुस्से और दृढ़ संकल्प की आवाज थे। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये राजनीतिक आज़ादी सामाजिक सुधारों के बिना अधूरी थी। एक तरफ राजा राम मोहन रॉय थे, जो सती प्रथा के खिलाफ लड़ रहे थे। स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने अपने विचारों से देश को जगाया। और वहीं BR अम्बेडकर थे, जिन्होंने हमारे संविधान और समानता की बुनियाद रखी। इन सब ने मिलकर आधुनिक भारत का निर्माण किया। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। कालीबंगन के उन प्राचीन जोते हुए खेतों से लेकर 1947 की आज़ादी तक की इस लंबी अटूट कड़ी को समझने पर भारत की रेजिलियंस यानी उसकी झिझविषा के बारे में हमें क्या पता चलता है? ये सिलेबस सिर्फ एग्जाम क्लियर करने की लिस्ट नहीं है, ये हमारे इतिहास के उस असीम, लगातार चलने वाले सफ़र का आईना है। उम्मीद है इस रोड मैप ने आपको इतिहास को देखने का एक नया नजरिया दिया। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप इस टॉपिक की कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, सिर्फ 20 रुपए में एक दिन के नाश्ते से भी कम।